शेयर मार्केट में परेशान हो रहे हो, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का भी सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी लॉस हो रहा है और कोई पोर्टफोलियो बनाया है उसमें भी लॉस हो रहा है, शेयर्स खरीदे थे तो लॉस हो रहा है, इवन अभी शॉर्ट करने का सोच रहे हो मार्केट को या अपनी पोजीशन को खाली करके बैठ जाने का सोच रहे हो। ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इवन एवरेज करने का सोच रहे हो तो ये सब चीजें हैं, बताऊंगा। कुछ चीजें मुझे को नजर आई हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए, इसलिए फटाफट ये वीडियो बना रहा। थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। चार्ट के साथ साथ आपको चार्ट पे भी समझाने के साथ साथ कुछ फंडामेंटल चीजें भी, कॉन्सेप्ट जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और चार्ट तो यार हर कोई बता देगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना लोगों के, वो कुछ लोगों के ही क्लियर होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब वन ऑफ दैट पर्टिकुलर गाय हूं। आप वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को जरूर सुनिएगा। मेरा मोटिव केवल चार्ट नहीं है कि आप केवल चार्ट देख लो और मुझे ना सुनो। मुझे सुनना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो जरूरी है सुनना, क्योंकि मार्केट में इफ एंड बट्स लगे रहते हैं। पॉसिबिलिटीज का गेम होता है, अब हमें पॉसिबिलिटीज फिगर आउट करनी होती हैं। पॉसिबिलिटीज का मतलब ये नहीं होता कि वो ही एक डन डील है। पॉसिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि वहां पर क्या चीजें पॉसिबल हैं, उस लेवल को हमें फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। सेम अगस्त में मैं बोलता रहा अपने नॉन्स में, अपने फ्रेंड्स में कि नहीं यार मार्केट में बाय नहीं बनता है, अभी मार्केट में इक्विटी मत खरीदो। बट यार वो जैसे मार्केट भाग रहा था तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं कहा मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है, अभी खरीदना खतरे से खाली नहीं है, मार्केट को कायदे से गिरना चाहिए। बट मार्केट का वही रूल है कि वो हर चीज एक्सट्रीम करता है। उस समय पे भी वो एक्सट्रीम कर रहा था और एक्सट्रीम अपने आप को खींच रहा था, तो उसने 2 महीने खींचा। 2 महीने का वेट लोगों को सब्र नहीं हुआ, एंटर कर रहे थे, इवन एवरेज कर रहे थे कि भैया बजट हो गया है, वो अपना इलेक्शन हो गया, इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव हो गए, बीजेपी की सरकार आ गई है और चीजें अब खरीदना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है ना, चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, जून से जुलाई के बीच में आज जो रनअप आया वो ठीक है, उस जुलाई के रनअप के बाद जो है अगस्त में मुझे लगने लग गया, इवन मैंने खुद से भी नहीं लगता है, चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो उस वक्त भी काफी कुछ चीजें निकल कर आ रही थी जो शो कर रही थी कि मार्केट में बाय नहीं बनता है, इक्विटी एवरेज करने का पोजीशंस नहीं बनती हैं, मार्केट टाइम देगा वापस से इक्विटी बाय करने के लिए। तो क्या ये टाइम है वापस से? वो चीज भी उस समय पे जो कॉन्सेप्ट थे, उस समय पे मैं सेल का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहा था। अब क्या कॉन्सेप्ट है मेरे, क्या मुझे चीजें ऐसे दिख ही रही हैं कि क्या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा? वो चीजें भी इस वीडियो में आपको समझने को मिल जाएगी। मैं वरुण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वरुण्स लाइफ पे। नया चैनल है, सेकंड ही वीडियो है एक्सप्लेनेटरी। पहली वीडियो आपने देख ली होगी, पीवीआर के ऊपर मैंने बनाई थी, नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना। और कुछ भी कमेंट हो, वो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और जितनी भी चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ, कुछ डाटा भी देने वाला हूँ आपको, आपके साथ शेयर करने वाला, अपने कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। इफ इनकेस उससे अलग कुछ और आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि वरुण्स लाइफ की फैमिली को मदद मिलेगी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद, ताकि मैं भी उसके ऊपर कुछ वीडियोस बना पाऊं। इफ इंटरेस्टिंग कुछ कमेंट्स वहां पे निकल कर आते हैं, कुछ नॉलेज निकल कर आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा काम नॉलेज लेना और नॉलेज देना ही है। तो आप लोगों से भी मुझे कुछ नॉलेज मिल पाए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो वेल एंड गुड रहेगा। मुझे भी नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि सबके पास सब कुछ नॉलेज है। तो हो सकता है कि आप लोगों से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए और मैं उसके ऊपर कंटेंट बना पाऊं चीजों के ऊपर। अब बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हैं। आज जो है हमारी 14th ऑफ जैन है। 14th ऑफ जैन को अभी निफ्टी चल रहा है। निफ्टी की आप पोजीशंस स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी जो है लगभग 23,200 चल रहा है, 23,217 अभी जो है। आज जंप आया हुआ है, कल पैनिक था 13th ऑफ जैन को, याद हो। मिड कैप इंडेक्स 4.5% गिरा हुआ था, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.5% गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी अराउंड 2% के 1.7% के अराउंड गिरा हुआ था। बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया वो समवेयर अराउंड 23,047 का लगाया, और बैंक निफ्टी ने जो 13th ऑफ जैन को लो लगाया वो 47,898 का लगाया। वहां से अभी आज रिबाउंड आया है, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मुझे कुछ चीजें समझ आई हैं, वो चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो समझिएगा, आपकी हेल्प जरूर मिलेगी। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अब चार्ट की बात कर लेते हैं। अब चार्ट पे आप देखोगे, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। चार्ट पे आप देखिएगा, वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि काफी सारी चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। इवन यूएस मार्केट शेयर करूंगा, डॉलर यील्ड्स जो हैं, बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो शेयर करूंगा, डॉलर इंडेक्स आपके साथ शेयर करूंगा। गिरने का रीजन तो सबको पता ही होगा सब लोग क्या बोल रहे हैं,
बॉन्ड यील्ड वन ऑफ द पर्टिकुलर रीजन है। बॉन्ड यील्ड और अपना डॉलर इंडेक्स बढ़ा है तो उस वजह से रुपया भी गिर रहा है। रुपया गिरने का एक और प्लस पॉइंट है कि ट्रम्प फैक्टर है। ट्रम्प फैक्टर में क्या होता है कि वो जो चाइना है, चाइना अपने आप को लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर सबसे बड़ा टैक्स लगने वाला है, पॉसिबिलिटी है उसकी, वो 100% डन डील नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रही है। हाई मीन्स कि स्लो डाउन है इन्फ्लेशन में, डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, लेकिन वो पीक कर जाएगी अगर बहुत बड़े लेवल पे टैक्सेस आए तो, क्योंकि वहाँ उनका जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है इम्पोर्ट, तो उनकी इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो ग्राउंड पे बिकने वाला माल है अमेरिका में वो महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन में पिकअप आएगा। तो वो कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं चाहेगी कि वहाँ पे वापस से इन्फ्लेशन गड़बड़ाए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो जिस लेवल से बिफोर इलेक्शंस बोला जा रहा था उतनी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का ही गेम है शेयर मार्केट। आपको जस्ट टाइम पे ये सोचना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है। जैसे अगस्त के टाइम पे जो है डिफरेंट सिनेरियोस थे, किसी ने समझा होगा तो मैं बताऊंगा कि वो क्यों गिरने का रीजन मैं उस समय पे बोल रहा था चीजों को कि नहीं गिरना चाहिए मार्केट को, मार्केट अपने आप को ज्यादा खींच रहा है, ये मार्केट की आदत है। सेम अभी कर रहा है मार्केट कि अपने आप को गिरा रहा है, ज्यादा गिरा रहा है नहीं गिरा रहा, वो वीडियो में पता लगेगा आपको। अब पहले चार्ट समझ लेते हैं कि चार्ट पे जो है आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये है अपवर्ड लाइन, ये है डाउन, ये एक्चुअली जो निफ्टी है वो एक्चुअली एक रेंज में चल रहा है, मतलब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेंज है। इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग रेंज आप कंसिडर कीजिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रेंज है, एक ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। अब यहाँ इसने लो लगाया, यहाँ इसने लो लगाया, अब कल का लो ऑलमोस्ट जैसे कहाँ तक, अगर इफ इन केस पॉसिबिलिटी होती है वो 22,900 तक एक बार को, अगर इफ इन केस और फर्दर फॉल 1-2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, तो वो यहाँ तक जा सकता है 23,900 23,850 तक जा सकता है, 22,850 और 22,900 तक जा सकता है, एक रेंज में चल रहा है। अब इसके पीछे एक और रीजन है, अगर आप इसे थोड़ा सा और वाइडन करोगे तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो रखी हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन डीपली जाने के लिए ये सब कुछ मुझे करना पड़ता है ताकि चीज़ें समझ आए कि कहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट हो रही है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो आप एक बड़ी सी कैंडल देख रहे हो, ये वाली रेड वन, इसका जो लो है आप यहाँ पे नजर कीजिएगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ आपको दिखेगा। ये जो है वो इलेक्शन वाले दिन का है सीन, और यहाँ पर आपको जो लो लगा था वो 21,281 लगा था लो। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 21,000 समवेयर अराउंड 300 के आसपास से मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट चैनल, यहाँ जो अपना हाई लगा है 27th ऑफ सितंबर को हाई लगा है 26,277 रुपीज का निफ्टी पे जो प्राइस था। अब वहां से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन ने लेवल लिया है जिसका 61.618% रिट्रेसमेंट जो होती है वो 23,200 पॉइंट पे आती है निकलकर। तो यूजुअली अब ये एक पॉइंट है जहां से फिबोनाची क्रिएट की जा सकती है। अब मैं इस चार्ट को वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये वीकली चार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो अब एक्चुअल जो रैली जो शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, आपको याद हो तो अक्टूबर 2023 से वो रैली शुरू हुई थी। तो वो अक्टूबर 23 को जो लो था वो था 18,837 पॉइंट्स का लो। तो ये इसको भी मैं थोड़ा सा एक बार बोल्ड कर देता हूँ, ये देखो ये बोल्ड हुआ, ये आप देख पा रहे होगे, ये इसको मैं अगर असली फिबोनाची रिट्रेसमेंट मानूं, दोनों ही कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो वाला डिप भी बहुत बड़ा था। तो जब एक मेजर डिप आता है वहां से वो काउंट किया जाता है और जो हाई लगा होगा वहां तक का वो काउंट किया जाता है। तो चार्ट भी आपको समझ में आएंगे कि चार्ट पे कैसे एनालिसिस की जाती है। अब देखो हर कुछ तो हर किसी को नहीं पता होता है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैंने इसे को यहाँ बोल्ड नहीं करता हूँ अभी इसको हम थोड़ा सा सिंगल उसमें रहने देते हैं। तो वहां पे था जो इलेक्शन डे वाले के दिन, रिजल्ट वाले डे के दिन जो लो लगा था उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.61%, मतलब 23,200 पे आ रहा था, 23,200 पे उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा था। यूजुअली क्या होता है ये सेम चीज रिवर्स डायरेक्शन में भी प्ले करती है, जब नीचे से ऊपर जा रही है तो ऊपर से नीचे जब आती है चीजें तो एक बार पॉइंट
अपना 0.38 लेवल पे रुकने की कोशिश करती है। अगर वहां नहीं रुकता है तो देन नीचे की ट्रेजेक्ट्री खुल जाती है, वो ट्रेजेक्ट्री आती है देन 0.68 पे के लेवल की। अब वहां नहीं रुकता है तो फिर वो अपने ऑल टाइम लो की तरफ, मतलब ऑल टाइम मींस जो उसका जहां से हमने फिबोनाची शुरू किया है वहां तक वो जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बट कोशिश ये रहती है कि उसके साथ साथ जब वो 6.6 बने हुए हैं तो अब आपको अदर सर्कमस्टांसेस भी ऑब्जर्व करने होते हैं। अब अदर सर्कमस्टांसेस क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ओवरसोल्ड है, पैनिक मचा हुआ है। विक्स का जंप 16.2 कल गया अपना 13 जैन को, और साथ में जो पिछले 15 दिनों से जो एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है बहुत हैवीली शॉर्ट्स खड़े हैं 85-86% तक। आई थिंक समवेयर अराउंड 7 जैन के आसपास वो 88% शॉर्ट भी गए थे। अभी वो 85% शॉर्ट का रेशियो चल रहा है पिछले 3 दिनों से। इवन कल के बहुत बड़े फॉल के बाद भी वो 85% शॉर्ट पे ही चल रहा है। उसमें कोई डिक्रीज फॉल नहीं आया कि उसमें कोई रिवर्सल का सिग्नल अभी तक नहीं आया है। उसमें कई बार टाइम लग जाता है, कई बार वो ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, 1 महीना का ड्यूरेशन हो जाता है। जो अभी चल रहा है सेम वो अभी हो रहा है, प्ले आउट हो रहा है। तो उस वजह से भी वो भी ओवरली शॉर्ट पोजीशंस हैं। यूजुअली ये दोनों तरफ वर्कआउट करती है। जैसे जुलाई के टाइम, अगस्त के टाइम पे क्या हो रहा था कि वो 85%, 82% के समथिंग अराउंड लॉन्ग पोजीशंस खड़े थे और खड़ी बना ली थी उन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे आके गिरता है। तो लेकिन वहां पर भी मार्केट ने 1.5 महीना खुद को एक्सटेंड किया, सितंबर मंथ तक एक्सटेंड किया खुद को। सेम रिवर्स में प्ले होती है और ये पिछले 4 साल से प्ले होती हुई आ रही है। आगे का डाटा मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने 4 साल का डाटा ऑब्जर्व किया जिसमें आपको पता लग रहा है कि सेम रिवर्स होती है लोअर साइड से भी, कि अगर मार्केट गिरा हुआ है वहां पे हेविली शॉर्ट्स खड़े हो गए हैं। 80 to 90 वाला जो जोन रहता है कि जितना ज्यादा 90 के क्लोज है तो उतना ज्यादा वो एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, ऊपर के साइड में भी और नीचे की साइड में भी। अगर लॉन्ग में मोर टूवर्ड्स 90 जा रहा है तो वो बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लेवल पे है। वहां पे हमें इक्विटी परचेज करने से भी रुकना चाहिए, वहां पे नहीं बाय करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने में भी आपको मदद करेगी, और एवरेज कहाँ करना है वो भी आपको समझ आ रहा होगा कि हमेशा वो पोजिशंस आप देखोगे, डाटा को देखोगे, वो डाटा आपको कहाँ से मिल जाएगा, वो डाटा आपको स्टॉक एज से मिल जाएगा। तो उससे आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पता लगते रहेंगे टाइमली, जब भी मार्केट बहुत एक्सट्रीम भागता हुआ जाता है या एक्सट्रीम गिरता हुआ जाता है। तो वो चीजें हैं। अब ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पे एक्सट्रीम है तो इसीलिए ओवरसोल्ड मल्टीपल टेरिटरी में है कि एक हमने जो अभी चार्ट दिखा है तो ब्लू लाइन के पास ही है, तो जिसका 22,900 22,800 का लेवल निकल कर आता है। और आई थिंक कुछ डीएमएस भी है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि आई थिंक कोई वीकली मूविंग एवरेज आती है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि कौन सी आ रही है। इवन आई थिंक बैंक निफ्टी की भी आ रही है एक वीकली मूविंग एवरेज, इवन मंथली मूविंग एवरेज भी आ रही है, इस लेवल के आसपास ही आ रही है। एग्जैक्ट बॉटम या एग्जैक्ट टॉप कोई नहीं पकड़ पाता है। जब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मैच करने की कोशिश करें, करीब करने की कोशिश करें, वो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि एक तो 23,200 का 61% रिट्रेसमेंट आता है जून के फॉल का। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम इन करूं और लेवल आपको दिखाऊं एक बार, हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी वो अक्टूबर से शुरू हुई थी। ये वाला लेवल आप देख रहे हो, ये वाला लेवल यहां से हमारी शुरू हुई थी। तो यहां से अगर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला तो इसका जो 0.38% रिट्रेसमेंट आता है वो आता है जब हमारा बहुत लंबी जर्नी का हमें रिट्रेसमेंट निकालना होता है। तो 0.5% बहुत अल्टीमेट लेवल होता है, बहुत अल्टीमेट लेवल होता है, क्योंकि हम वो वीकली चार्ट पे फॉर्म कर रहे हैं। अब हम ये वीकली चार्ट पे देख रहे हैं क्योंकि 1 साल वाला 1.5 साल वाला ड्यूरेशन हो गया है, अक्टूबर से चल रहा है, अक्टूबर 2023 से चल रहा है। तो यहाँ पे जो 0.5% रिट्रेसमेंट निकल कर आ रहा है वो भी 22,600 के आसपास निकल कर आ रहा है। तो 22,850 से ज्यादा दूर नहीं है। और 0.38% रिट्रेसमेंट निकल कर आ रहा है वो 23,400 के आसपास का निकल कर आ रहा है। तो मार्केट वहीं होवर कर रहा है कि 23,200 पे अभी चल रहा है मार्केट। तो और एक और चीज आप नोटिस कीजिएगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न है, ये एक फ्लैग पैटर्न है आपको। और फ्लैग पैटर्न में जो हमारी चैनल चल रही थी, लोअर स्लोपिंग चैनल चल रही थी, उसके लो के आसपास ही है। जैसे कल का लो लगा है 13 जनवरी का 23,050 का लो लगा है, और उस चैनल का जो लोअर बैंड कहता है वो 22,900 के आसपास का आ रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाला लेवल, ये 22,900 के आसपास का आ रहा है। अब हमें क्या देखना है
तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट एक बार को रुक जाए और यहाँ से रिवर्स करने का सोचे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट गिरा क्यों था। जो चीज़ मैं अगस्त में देख चुका था, ऐसी चीज़ें आपको टीवी मीडिया या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा। ये इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़ना जरूरी है। वरुण्स लाइफ में आप लोग पार्ट बने या नहीं, नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, फैमिली में शामिल हो जाइए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो भी मुझे समझ आते रहते हैं, जो भी रिसर्च वर्क करता हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ वर्थफुल लगती है वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और सब कुछ फ्री तो अवेलेबल करा रहा हूँ यार आप लोगों को। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ वो सुनिएगा। सुनने से आपको जो है आपको ज्ञान मिलेगा और आप अपने ब्रेन को 360 डिग्री में लगा पाओगे। एक यूनि डायरेक्शन में नहीं चलना है अपने को। अब गिरा क्यों था, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी फेब और मार्च के आसपास से ही, मार्च या अप्रैल के आसपास से ही गवर्नमेंट का कैपेक्स 2024 से डाउनवर्ड शुरू हो गया था। जर्नी उसकी अप्रैल मई में डाउनवर्ड शुरू हो गया था और वो पूरा का पूरा कैपेक्स जो है सितंबर अक्टूबर मंथ तक जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग में ही रहा। डाउनवर्ड स्लोपिंग से मेरा मतलब है गवर्नमेंट का कैपेक्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज ना होने के बजाय मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हो रहा था। मंथ ऑन मंथ वो डिक्रीज हो रहा था। आई थिंक समवेयर अराउंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फिगर, लेकिन सितंबर मंथ तक तो वो डिक्रीज ही हुआ है। अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ तक वो डिक्रीज हुआ है। तो जब और इंडियन इकोनॉमी चल रही थी, इंडियन इकोनॉमी पिछले 3 साल से प्राइवेट कैपेक्स की वजह से नहीं चल रही है। पिछले 3 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत हाई जा रहे हैं, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में थे, तो प्राइवेट कैपेक्स जितनी स्पीड से आना चाहिए वो नहीं आता है। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं, प्राइवेट कैपेक्स जो है हमेशा जब इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में जा रहे होते हैं तभी प्राइवेट कैपेक्स जो होता है इंक्रीज करता है। तो अभी तक 3 सालों से प्राइवेट कैपेक्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में नहीं था, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आप मान के चलेंगे या कांस्टेंट ट्रेजेक्टरी में ही था। तो प्राइवेट कैपेक्स से तो इकोनॉमी नहीं चल रही थी, इकोनॉमी चल रही थी अपनी गवर्नमेंट कैपेक्स से। और जब गवर्नमेंट कैपेक्स ही डाउन होना शुरू हो गया, ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मंथ टू मंथ बेसिस पे चीजों को देखना, इवन कोई क्वार्टरली भी कर ले तो भी समझ जाएगा। जो इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं, अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हैं, एवरेज आउट करते हैं शेयरों को, उनको करने का जो वे है, ये पॉइंट्स हैं, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तभी उनको एवरेज करना चाहिए चीजों को, अगर वो एवरेज करने का भी प्लान कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कैपेक्स डाउन था। जब गवर्नमेंट कैपेक्स डाउन था तो उससे कहाँ इम्पैक्ट आएगा? उससे गवर्नमेंट कैपेक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे इम्पैक्ट आएगा। अब मनरेगा से कहाँ इम्पैक्ट आएगा? जब प्राइवेट कैपेक्स डाउन है, अब आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि निफ्टी तो नया हाई मार रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है प्रॉब्लम कर रहा था और बैंक के काफी सारे शेयर्स प्रॉब्लम कर रहे थे। वहां पे 2 फंडामेंटल फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे थे। पिछले 3 साल से बैंक्स कहीं नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं, वहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक जोन में ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। उसके पीछे रीजन है प्राइवेट आपने देखा होगा जो अक्टूबर 2023 से रैली आई है वो पीएसयू बैंक्स में आई थी, क्योंकि अप्रैल मंथ तक जो है गवर्नमेंट का कैपेक्स फुल ऑन स्पीड में चल रहा था, तो वहां पे इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी। हमने आई थिंक लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 2023 क्वार्टर में समवेयर अराउंड 8% का जीडीपी हमने अचीव किया। उसके पीछे रीजन क्या थे? वही गवर्नमेंट कैपेक्स का रीजन था। और जब गवर्नमेंट कैपेक्स होता है तो उससे पीएसयू बैंक्स को ज्यादा इंपैक्ट आता है, क्योंकि सारा का सारा गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स मोस्टली पीएसयू बैंक्स हैंडल करते हैं। लेकिन प्राइवेट कैपेक्स तो चल ही नहीं रहा पिछले 3 सालों से, तो प्राइवेट कैपेक्स नहीं चल रहा। तो जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं, इनमें जो है उतनी तगड़ी लोन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं आ रही जितना मार्केट को चाहिए कि उनमें एक री रेटिंग दे सके। वो अभी तक तो नहीं है। आगे क्या होगा मैं बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% कन्वर्ट होगा या नहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। शेयर मार्केट प्योर एंड प्योर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाला ही जोन है, वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कैपेक्स वहां से डाउन था तो मनरेगा पे इम्पैक्ट आया। मनरेगा पे इम्पैक्ट आने की वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो रिटेल लोन्स हैं वो कम हो गए, पैसा कम हो गया मार्केट से मेरा मतलब है ग्राउंड लेवल पे लोग, जब मनरेगा स्कीम्स स्लो डाउन में है तो वहां पे जो छोटे लोग हैं, जो विलेज एरिया के लोग हैं, उनके पास पैसा कम आ रहा है ना, पैसा कम आ रहा है। आपने देखा होगा कि एफएमसीजी सेक्टर भी नहीं चल रहा था, रूरल इकोनॉमी खतरे में थी, खतरे में मींस स्लो डाउन था वहां पे। अब आप न्यूज सुन रहे होंगे कि रूरल इकोनॉमी में रिवाइवल है, ऐसा आपने न्यूज सुनी होंगी कई जगह पे, या कुछ लोग आर्टिकल पढ़ते होंगे तो उन्होंने पढ़ना शुरू हुआ होगा। वो अब क्यों है? क्योंकि अब 9 अक्टूबर आई थिंक अक्टूबर से
कैपेक्स रिवाइवल है, गवर्नमेंट कैपेक्स रिवाइवल है, और नवंबर में पिकअप हुआ है, दिसंबर में भी पिकअप हुआ है गवर्नमेंट का कैपेक्स। साथ में आपने अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने फंड रिलीज किया समवेयर अराउंड 1.6 लाख करोड़ का स्टेट्स गवर्नमेंट्स को। वो क्या शो करेगा, वो कहाँ हेल्प करेगा, वो गवर्नमेंट कैपेक्स में ही हेल्प करेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है कैपेक्स करना शुरू करेंगी, वो कहाँ शुरू करेंगे, वो वापस से मनरेगा प्रोजेक्ट में लगेगा, वो वापस से कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में लगेगा, तो वापस से उस टाइप के लोगों के पास पैसा आएगा। इसलिए लोग बोलना शुरू हुए कि रूरल इकोनॉमी रिवाइवल मोड में है। रूरल इकोनॉमी का रिवाइवल मोड से आप समझ रहे हो कि किन सेक्टरों में पैसा लगाना है आने वाले सालों में जो वहाँ पे रिवाइवल होगा। साथ में जो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड बैंक्स हैं जो चिंदी लोन्स मींस स्मॉल टिकट साइज लोन्स जो है बांटते हैं, उस टाइप के लोग, क्योंकि वही बैंक्स जो है प्रॉब्लम में आए थे। आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक बहुत ज़्यादा टूटा क्योंकि उसका कुछ जो पोर्टफोलियो है वो रूरल साइड से को इम्पैक्ट करता है। इवन जो उन्होंने भारत फाइनेंशियल्स को खरीदा था वो टोटली रूरल साइड को कैटर करता है। एयू बैंक गिरा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गिरा, ये और स्पंदना स्फूर्ति गिरा, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण गिरा। ये सब रिटेल जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स हैं, विलेज एरिया के जो लोन्स हैं उनको कैटर करते हैं। वहाँ तो प्रॉब्लम चल रही थी ना भाई, जब गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं होगा, मनरेगा डाउन होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनके पास इनकम सोर्सेज कम होंगे तो वो पैसा भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है। अब इलेक्शंस हो चुके हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस हो चुके हैं, कर्नाटक के इलेक्शंस हो चुके हैं, पैसा फ्लो कर रहा है। अपना लाडली बहना योजना, ये सब योजना शुरू हुई है और वीमेंस रिलेटेड योजनाएं शुरू हुई हैं, उनको पैसा दिया जाएगा। वो जो पैसा है कहीं तो डिपॉजिट होगा ना, वो इन्हीं बैंकों में जाके फिर से डिपॉजिट होगा जो प्रॉब्लम में चल रहे थे। तो ये एयू बैंक जैसे हैं, इंडसइंड बैंक जैसे हैं, इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर ए फर्दर टाइम ड्यूरेशन, जो 1-2 साल के लिए, क्योंकि इनमें रिवाइवल आने के पूरे चांसेस हैं जो पिछले 1 साल से स्लो डाउन मोड में चल रहे थे। क्योंकि क्रेडिट लाइन और लोन लाइन ये दिक्कत में चल रही थी। जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा और लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा तो लोगों के इमोशंस हट कर जाते हैं। इमोशंस जब भी हट करते हैं तो वो अपने आप को रोकते हैं खर्चा करने से। तो वही सेम चीज़ हो रही थी। तो ये सारी इकोनॉमी जो है माइक्रो फाइनेंस वाली वो प्रॉब्लम में थी। अभी शायद आपने दिसंबर क्वार्टर की अपडेट सुनी होगी बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस की। उन्होंने बोला कि हाँ रिवाइवल है, रूरल सेक्टर में रिवाइवल है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में रिवाइवल है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो अगस्त में सबको देख लेनी चाहिए थी, क्योंकि जून में आर्टिकल छपा था, फिर देन एक अगस्त में भी एक आर्टिकल रिलीज हुआ था ब्लूमबर्ग पे। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं यहाँ डिस्प्ले में लगा दूंगा, जो मुझे अगर वापस से मैंने सेव कर रखा है, मेरे को मिल जाता है अपने डाटाबेस में, तो मैं वहाँ पे आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी। तो उस वक्त में मार्केट का गिरना लाजमी था। मार्केट नहीं गिर रहा था क्योंकि मार्केट की ये आदत है अपने आप को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने की। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मार्केट ने एनालिसिस किया कि टाटा मोटर्स के आने वाला साल 1 साल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो वो क्या करता है कि टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को खींचता चला जाएगा, पहले ही प्रीमियम देना शुरू कर देता है। एक और चीज इससे, तो वही सेम चीज डाउनवर्ड में भी शुरू होती है कि मार्केट अपने आप को इस पोजीशन में लाके खड़ा करना चाहता है कि जहां पे सब कुछ वो प्राइसिंग कर ले। तो जैसे ट्रम्प फैक्टर, बॉन्ड यील्ड फैक्टर, इन्फ्लेशन फैक्टर, स्लो ग्रोथ फैक्टर, अब मार्केट इस पोजीशन पे अपने आप को खुद को बना रहा है यहाँ गिराकर कि जितना भी बुरा करना है ना वो पहले ही आ जावे। अब यहाँ पे क्या चीजें, 3 चीजें हैं जो इस चीज को रिवर्स मोड में कन्वर्ट करेगी। एक, बॉन्ड यील्ड का टॉप आउट होना पॉसिबल है क्योंकि बॉन्ड यील्ड लगभग 4.9 चली गई है और पिछले 3 साल का जो हाई लगा है वो 5 समथिंग का लगा है, जिसमें मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट का जो इम्पैक्ट है बॉन्ड यील्ड में वो जस्ट ट्रम्प फैक्टर की वजह से आया है, इन्फ्लेशन फैक्टर की वजह से आया है। क्योंकि ट्रम्प जो है ट्रम्प ने बोला है ना कि वो अपना सबके ऊपर टैक्स लगाएगा, सारी कंट्रीज के ऊपर, तो उससे वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरे फील किए जा रहे हैं। वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पहले गोल्ड में प्रीमियम दिया गया था, या अपनी जब फाइट्स हो जाती हैं कंट्रीज के बीच में, युद्ध चलता है, तो क्रूड में प्रीमियम दे दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि क्रूड बहुत भयंकर तरीके से भाग रहा था, लेकिन क्या होता है कि जब वो चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाते हैं कि नहीं अब हो गई फाइट, जितनी होनी थी वो हो गई है, तो जो जितना प्रीमियम दिया जाता है ना कि जैसे उसमें $10 का प्रीमियम चल रहा था, तो वो प्रीमियम डिक्रीज होना
डिमांड वही की वही है, लेकिन वो फिर भी प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम जब ट्रंप आ जाएगा, जब चीजें लगेंगी कि वो इतना बड़े तरीके से, भयंकर तरीके से टैक्स नहीं लगा रहा है, तो जो 50 बेसिस पॉइंट का जो प्रीमियम है ना, वो ऑटोमेटिकली बॉन्ड यील्ड में से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो समवेयर अराउंड 4.4 के आसपास जो है बॉन्ड यील्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है बहुत हद तक, जब ये चीजें सॉल्व आउट होने की कोशिश करेंगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगी। तो वहां पर एक चीज है, तो वहां से उनका आईटी इंडेक्स भागेगा और अपना आईटी इंडेक्स भी भागेगा। तो वो चीजें हैं, प्लस हमारे बैंक्स को सपोर्ट मिल रहा है, जो बैंक्स प्रॉब्लम में थे रूरल सेक्टर को लेकर, उन बैंक्स को अब आने वाले क्वार्टर्स में देखो एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। हम एक फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 12.5 समथिंग परसेंटेज का निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोनों में ही करेक्शन आ चुका है। समवेयर अराउंड 15 to 16%, 15% के करीब स्मॉल कैप और मिड कैप उड़ चुके हैं। अब मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आएगी नहीं आएगी वो वक्त ही बताएगा, लेकिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी की ही मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि आईटी इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगा, बॉन्ड यील्ड गिरेंगे तो, और रूरल सेक्टर में रिवाइवल है। तो जितने बैंकों को एक साल से प्रॉब्लम हो रही थी, ये बैंकों को, उन बैंकों में रिवाइवल आना शुरू होगा। इसी क्वार्टर में आ जाएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर में हो सकता है कि दिक्कत रहे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं इतना बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। और एक और बात, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सलाह आप जरूर लें, मेरा इन सारी चीज़ों को समझते हुए। उसके बाद अब जो बैंक्स हैं, ये जो बैंक्स जो रूरल सेक्टर को कैटर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स अब रिवर्सल मोड में है और गवर्नमेंट को अब कैपेक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है 5.2 आई थी लास्ट क्वार्टर की, सितंबर क्वार्टर की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में जो डाटा आते हैं जीडीपी के, ये लैग के साथ आते हैं। लाइक अभी जो दिसंबर क्वार्टर आएगा वो समवेयर अराउंड फेब में ही आएगा डाटा, तो वो लैग के साथ आता है। लेकिन हमें आईआईपी से समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी है। सितंबर क्वार्टर में गिरा था, कंस्ट्रक्शन साइड में स्लो डाउन था, पावर जनरेशन साइड में स्लो डाउन था, भाई वो होना ही था ना। कई स्टेट्स में तो बाढ़ थी, कई स्टेट्स में रेनी सीजन की वजह से प्रॉब्लम थी, और रेनी सीजन में हमारा स्लो डाउन होता ही होता है, ये फैक्ट है। जब भी हमारे यहाँ पे बहुत इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तो वहाँ पे वो स्लो डाउन होता है, एमएसएमईज को स्लो डाउन मिलता है। एमएसएमईज को मार पड़ी, एमएसएमईज को मार पड़ेगी तो किसको मार पड़ेगी, कहाँ मार पड़ेगी, माइक्रो फाइनेंस लोन कंपनियों को मार पड़ेगी ना, ऑब्वियस है। वो हुआ शेयर मार्केट में, वो हुआ एयू बैंक को तोड़ दिया, इंडसइंड बैंक को तोड़ दिया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को तोड़ दिया, स्पंदन स्फूर्ति को तोड़ दिया, ये सारे बैंक टूटे जितने भी हैं, छोटे टिकट साइज वाले जितने भी, ये सारे टूटे, क्योंकि उनका प्रेशर कहाँ था, एमएसएमईज, एसएमईज और रूरल विलेज एरियाज, मनरेगा सेक्टर, ये सब चीज़ों को भी तो प्रॉब्लम आई, तो सब होना ही था। वो आप लोगों तक लेट पहुंचता है क्योंकि टीवी मीडिया में लेट आता है, आर्टिकल्स में लेट आता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं। और अब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में रिवाइवल है, कैपेक्स में रिवाइवल है, स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच रहा है, स्टेट्स जो है अपना काम करेंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिवाइवल आएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिवाइवल आएगा तो वापस से जो टिकट साइज लोन्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास जब पैसा आएगा तो लोन कौन लेगा, लोन वो अपने आप को, उनकी एक तरह से इमोशंस, फीलिंग्स जो है फिर से डेवलप होंगी, क्योंकि जब वो खतरे में थे तो फीलिंग्स मारनी पड़ती है ना भाई अपनी। तो सेम वैसा ही होता है कि जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है, वो थोड़ा सा और पैसा लेके अपने काम शुरू करते हैं। तो रूरल सेक्टर से रिलेटेड जो बैंक्स थे वो प्रॉब्लम में थे, वो सब वापस से रिवाइव करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कैपेक्स का ग्राउंड पे पहुंचना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कि अभी तो फंड रिलीज करने शुरू किए हैं तो वो टाइम लगता है, उसमें 2-3 महीने जा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिसंबर क्वार्टर का मुझे आइडिया नहीं है कि किस हद तक हो सकता है कि रिजल्ट खराब आ जाए, कमेंट्री अच्छी आ जाए। तो हो सकता है कि अभी जो ये एयू बैंक रिवर्स किया है और इंडसइंड बैंक जैसा रिवर्स किया है, स्पंदन स्फूर्ति अपने लो से रिवर्स किया है, तो ये सब चीज़ों में उस समय पे जिस दिन रिजल्ट ये होगा, हो सकता है कि रिजल्ट खराब आ जाए, उस दिन एक तरह का पैनिक मचे, लेकिन वो बॉटम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस वक्त में उन पर्टिकुलर शेयरों में, क्योंकि आने वाले क्वार्टर अच्छे हैं। हमेशा मार्केट आने वालों को प्राइसिंग करता है। हमें मार्केट से मेरा मतलब है बड़े लोग वेट ही कर रहे होते हैं कि वो अपनी एनालिसिस हम लोगों से पहले करके बैठे होते हैं। हम लोगों तक डाटा बाद में ही पहुंचता है, उन लोगों तक डाटा पहले पहुंचता है, तो वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो ये मेरा पॉइंट था आपको निफ्टी। और निफ्टी एक जो है फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर इस अपवर्ड, ये जो हमारी ब्लैक लाइन है, ये आप देख रहे हो, ये चैनल में चल रहा था समवेयर अराउंड दिसंबर 2023। ये मैं थोड़ी सी और बोल्ड कर देता हूँ,
ये देख रहे हो नीचे वाली, इसको हमने ब्रेक डाउन दिया है, हम पिछले 4 दिन से 5 दिन से इसके नीचे ही चल रहे हैं और फिर ऑब्वियस वो नीचे आना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे फिर वो फ्लैग पैटर्न बन रहा था, उस फ्लैग पैटर्न के लोअर पार्ट में भी एक बार को फिर जाता क्योंकि वो ब्रेक किया था वहाँ पे इस ब्लैक लाइन को यहाँ पे ब्रेक करना शुरू कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया था, यहाँ ब्रेक किया था लेकिन वापस से रिवर्स करके मार्केट ने अपने आप को 24,900 मतलब यहाँ से 23,600 से 24,900 तक अपने आप को एक्सटेंड कर दिया था मार्केट ने। लेकिन वहां पे उसने क्या कर दिया, बुल ट्रैप कर दिया, सिचुएशन बना दी। अब यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर जो है बेयर ट्रैप सिचुएशन बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं बनी 23,800 850 टूटा तो एक बार को 22,600 मार्केट में आ सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। फिर हो सकता है कि एक बार को ये जो चैनल है ये चैनल को ब्रेक करे किसी खराब वजह से, और वो चैनल जब ब्रेक होगी तो 22,500 22,600 एक बार आ सकता है और फिर वहां से रिवर्स करे। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ तक इसे मैं पर्पल लाइन से डिनोट, रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन से डिनोट कर देता हूँ। चलिए ये यहाँ तक आ सकता है अपना ये वाला लेवल, फिर यहाँ से एक बार, क्योंकि यहाँ पे फिर बेयर ट्रैप सिचुएशन, क्योंकि मार्केट 20% की तरफ जाने की जो मेरी समझ कहती है, या तो रिसेशन का खतरा, जो 2021 का आपने 6-7 महीने का जो फॉल देखा था जहाँ पे निफ्टी 18% समथिंग टूट गया था अपने हाई से, वहां पर उस वक्त में यूएस में रिसेशन का खतरा बन रहा था। इस वक्त में रिसेशन का खतरा फिलहाल तक तो नहीं है, आने वाले महीनों बाद 3-4 महीने बाद हम फिर से री एनालिसिस करेंगे चीजों को, अभी की सिचुएशन में नहीं है। क्योंकि अभी की सिचुएशन, उनकी जीडीपी अच्छी चल रही है, उनका ग्राउंड पे रिपोर्ट अच्छी चल रही है, उनकी जॉब रिपोर्ट्स अच्छी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा अभी रिसेंटली घट के ही आया है, तो वो सब चीजें क्या शो कर रहे हैं कि फिलहाल की कंडीशन में रिसेशन नहीं हो सकता। हाँ, इन्फ्लेशन वापस से शूट अप कर जाएगी बहुत भयंकर तरीके से, तो डेफिनेटली वहां पर जो है रिसेशन का खतरा बन सकता है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3-4-5 महीने जा सकते हैं। तो अभी तक तो नहीं है सिचुएशन वहां पे रिसेशन की, और ना ही हमारे में कोई रिसेशन की, हमारे में स्लो डाउन है। लेकिन हमारे में जब कैपेक्स शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो कैपेक्स जो है धरातल में आने में टाइम लगता है, तो वो जो टाइम के साथ कंज्यूम करेगा चीज़ों को, वो वापस से रिकवरी लाएगा, वापस से पिकअप करेगा। पिछले 2 सालों से सैलरी ग्रोथ भी अपना मिड टीयर में और लोअर टीयर में सैलरी ग्रोथ नहीं थी, केवल हायर टीयर में जो है सैलरी ग्रोथ थी, तो वो तबके को भी प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 2 साल से, इसीलिए उन बैंकों को और ज्यादा मार झेलनी पड़ रही थी। मार इन टर्म्स ऐसा नहीं है कि वो ईपीएस ग्रो नहीं कर रहे थे या रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहे थे, बट वो जो होती है ना कि डिपॉजिट ग्रोथ, वहां पे कई सारे फैक्टर्स इंक्लाइन कर जाते हैं। एक आपकी जब सैलरी ग्रोथ ही नहीं हो रही और इन्फ्लेशन आपकी सैलरी ग्रोथ से ज्यादा है, तो प्रॉब्लम है ना, आपके पास पैसा कहाँ बचेगा, आप कहाँ से बैंकों में डिपॉजिट रखोगे, आपके पास जब पैसा ही नहीं बचेगा तो आप अपने बचे हुए पैसे को भी लगा के अपने घर चलाओगे ना। वो सब चीजें 2 सालों से चल रही थी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ वो प्रॉब्लम चल रही थी, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़े हुए बैंकों को प्रॉब्लम चल रही थी। आईसीआईसीआई बैंक नहीं गिरा, एसबीआई भी नहीं गिरा था, पर ये जो बैंक्स थे, मिड टिकट साइज बैंक थे, ये सारे गिरे थे, ये सारे नहीं चले हैं पिछले 3 सालों से। तो वो प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, डाटा को समझना जरूरी है। तो ये सारे डाटाज मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफली, हो सकता है कि आपको समझ आ रहा होगा और आप लिंक कर पा रहे होंगे चीज़ों से। अगर वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रही है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शामिल हो जाइए फैमिली में। फ्री है यार, फ्री में सब कुछ आपको बता रहा हूँ। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा, ऐसे वीडियो आती ही रहेंगे। अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिला तो आती ही रहेंगी, नहीं मिलेगा तो हु नोज कि क्या होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके फैमिली में शामिल हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूं ऐसे ही कंटिन्यूसली। फिर ये मार्केट यहाँ से ऐसे अब 22,600 आएगा ही नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी गट्स फीलिंग कह रही है, अब गट्स फीलिंग अलग बात होती है, चैनल में ट्रैवल कर रहा है तो चैनल का जो लोअर एरिया है वो 22,900 22,850 आता है, हो सकता है उसके आसपास से आ जाए, हो सकता है वो 50% रिट्रेसमेंट जो है पूरे जर्नी का, पूरे 1.5 साल की जर्नी का वो ना टेस्ट करे, वापस से मार्केट अगर 23,500 आ गया, क्योंकि उसमें जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जो जून इलेक्शन के लो से अपना सितंबर में हाई लगा, उसका 60% रिट्रेसमेंट भी समवेयर अराउंड 23,200 पे आ रहा है।
तो और जो 38% रिट्रेसमेंट पूरी जर्नी का, 1.5 साल की जर्नी का, अक्टूबर 2023 से जो हम चलते हुए आ रहे हैं और जो सितंबर 2024 में हाई लगा, उसका 38% रिट्रेसमेंट भी 23,400 पे आता है। तो जैसे ही हमने 23,500 के ऊपर ट्रैवल करना शुरू किया तो ये चार्ट्स धीरे धीरे करके नेगेट होना शुरू करेंगे, और जैसे ही हम इस ब्लैक लाइन के ऊपर आ जाएंगे जो 24,250 का लेवल है, तो ये जो ये हल्की सी जो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी चल रही है, ये नेगेट होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमें आने वाले महीनों को उस तरीके से देखना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे फिगर आउट होना शुरू हो जाएंगी। और फ्लैग पैटर्न है, गवर्नमेंट कैपेक्स सही जाता है, चलता रहता है सही तरीके से, उसमें कोई हेरफेर अगर गवर्नमेंट नहीं करती उसको हमें ऊपर वॉच करना जरूरी है। और मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेशन अभी तो डाउन आई है, और इन्फ्लेशन को समझना भी बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन में फूड कंपोनेंट और नॉन फूड कंपोनेंट होता है, तो अभी फूड कंपोनेंट जो है, नॉन फूड कंपोनेंट जो है वो समवेयर अराउंड 3.5% इन्फ्लेशन के साथ चल रहा है, और जो नॉन फूड कंपोनेंट है वो पिछले में 9.5 समथिंग था, जो अभी जो था 13th ऑफ जैन को जो इन्फ्लेशन डाटा आया है उसमें वो गिर के 8.2 8.5 समथिंग आया, बिलो 9 आया है। पिछले 4 साल में पहली बार पिछले 4 महीनों में पहली बार 9 से डिक्रीज आया है फूड इन्फ्लेशन। हमारा उसका सम अप करके डिवाइड करना होता है वो चीज़ें। नॉन फूड इन्फ्लेशन में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो अपना स्टील सेक्टर की इन्फ्लेशन हो गई, हाउसिंग सेक्टर की इन्फ्लेशन हो गई, जितनी भी बाकी सारी कमोडिटीज़ हैं, बाकी सारे रॉ मटेरियल्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 3.5 ही चल रही है। तो वो सब चीज़ें भी हैं, वो चीज़ें फैक्टर इन होंगी, क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप लोग खुद ही शॉपिंग करते हैं, जैसे मैं तो खुद ही शॉपिंग करता हूँ, मतलब वेजीज भी मैं खुद ही खरीदने जाता हूँ। मैं ब्लिंकिट कभी कभी कर लो तो कर लो, बट मैं खुद ही वेजीज खरीदने जाता हूँ। बट अब वेजीज खरीदने में जा रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि प्याज के दाम गिरे हैं, आलू के दाम गिरे हैं, गोभियाँ सस्ती हैं, मटर स्टैग्नेंट चल रहे हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन आलू, प्याज, टमाटर जो अक्टूबर मंथ में बहुत हाई चले गए थे, सितंबर अक्टूबर मंथ में, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बहुत हाई रहे थे, लेकिन दिसंबर में फॉल आया है उनके प्राइसेस में, और वही प्राइसेस जो हैं स्टैग्नेंट हो रहे हैं। और आने वाले, और इवन दालों के प्राइसेस में भी 10% का कट आया था दिसंबर मंथ में। तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि इन्फ्लेशन डाउन आए। इन्फ्लेशन डाउन आ जाती है अगर वो पेट्रोल डीजल के दाम कुछ हद तक घटा देते, पर वो घटाने को तैयार नहीं हो रहे। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या कैलकुलेशन है, मैं भी उतना डीपली नहीं गया हूँ उस कैलकुलेशन में, लेकिन घटा देते तो डेफिनेटली कम आता है, क्योंकि लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो जाती है। लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो जाती है तो वो चीज़ें पास ऑन होती हैं कंज्यूमर तक। वो सिंपल से स्टैट्स हैं, ठीक है, वो सबके उसमें है। कुछ भी हद तक वो घटा देते तो वो नहीं घटा रहे, लेकिन गवर्नमेंट अब जैसे अपनी जो है धान की फसल निकलनी शुरू हो जाएगी, तो वो आने वाले महीने में निकलनी शुरू हो जाएगी, तो गेहूं के दाम कुछ हद तक मिनिमाइज होंगे। तो कुछ गेहूं के दाम मिनिमाइज होंगे, दाल के दाम पिछले महीने ही 10% के करीब गिर गए थे, तो वो कांस्टेंट हो जाएंगे। फूड इन्फ्लेशन में जैसे अपना प्याज के दाम, मोस्ट प्रोबेबली प्याज निकलनी शुरू हो जाएंगी महाराष्ट्र से, तो वो दाम निकलना शुरू हो जाएंगे। आलू निकलने शुरू हो जाएंगे तो आलू के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे थोड़े से। तो वो जो सब चीज़ें जो हैं जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसको थोड़ा और लाएगी। जो नॉन फूड इन्फ्लेशन है वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही चल रही है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ जंप आ जाएगा। हाँ, जब ये स्टील प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस, ये सब चीज़ें भागनी शुरू करेंगी तब हम फिर से रीएनालाइज करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या, क्योंकि अभी तो वो कांस्टेंट ही है पिछले कुछ महीनों से, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2-3 महीने और कांस्टेंट रह पाएगी, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो डाउन आ जाएगी। तो फूड इन्फ्लेशन डाउन आएगी और नॉन फूड वहीं है, तो जो अपनी मेन इन्फ्लेशन है जो अभी 5.2 निकल कर आई है वो समवेयर अराउंड 4.7 समथिंग, 4.6 समथिंग आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आ जानी चाहिए। तो वहां से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू करेंगे, फेब में इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू करेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू होते हैं तो वहां ऐसा नहीं कि शुरू होने कम हुए और प्राइवेट कैपेक्स आना शुरू हो गया, नहीं, उसमें टाइम लगता है। जब एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू हो जाती है ना, जब कंपनियों को लगता है कि अब डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू हो गई है इंटरेस्ट रेट की, तो वो फिर प्राइवेट कैपेक्स जो है पिकअप करेगा। प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करेगा तो प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करने का डायरेक्ट इंपैक्ट रहता है लोगों की सैलरी के ऊपर। लोगों की सैलरी इंक्रीज होना शुरू होगी, इन्फ्लेशन फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम 4% के बिलो इन्फ्लेशन में चले जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, बहुत कम है। और तो जब वो सैलरी ग्रोथ होना शुरू होगी आने वाले सालों में,
जब प्राइवेट कैपेसिटी बढ़ेगा तो सैलरी ग्रोथ होना शुरू होगी प्राइवेट सर्कल में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में सैलरी ग्रोथ होना शुरू करेगी, क्योंकि उनका लोन कम, जो प्राइवेट कैपेक्स है, जो एसएमईज हैं, मीडियम एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, वो लोन उठाएंगी सस्ते ब्याज पे लोन उठाएंगे, तो उनकी कॉस्टिंग कम आ रही है ना, तो उनको वहाँ मैनेज हो जाएगा, वो सब कुछ मैनेज करते हुए चलते हैं, तो वहाँ पे सैलरी ग्रोथ इंक्रीज होएगी। सैलरी ग्रोथ इंक्रीज होएगी तो कंजम्पशन सेक्टर इंक्रीज होएगा, कंजम्पशन सेक्टर इंक्रीज होएगा तो जहाँ पे पिछले 2 सालों से प्राइसिंग पावर की मार पड़ रही थी, जैसे पाइप सेक्टर हो गया, टाइल सेक्टर हो गया, ये पिछले 2 सालों से स्लो डाउन में है और लाजमी भी था। 2020-2021 में बहुत पेंटअप डिमांड आ गई थी इन चीज़ों की, तो एक साइकिल में चलते हैं। जब जिन चीज़ों की पेंटअप डिमांड आ गई तो एक टाइम आता है जहाँ पे वो स्लो डाउन में आता है, तो वो स्लो डाउन फेज 2 सालों से चल रहा है। आने वाले जो 2 साल 3 साल है वो इन्हीं सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे हो गए हैं और प्राइसिंग पावर भी वहाँ पे उनको मिलनी शुरू हो जाएगी और ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। हम वो बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देगा। अभी केवल और केवल निफ्टी के ऊपर बात कर रहे थे कि मार्केट में क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि 23,900 22,900 के आसपास चीज़ें संभल जाएं, क्योंकि रिसेशन नहीं लग रहा है, ऐसा मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बता रहा है, मेरी खुद की समझ बता रही है। मैंने डाटाज आपके साथ सारे शेयर कर दिए हैं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पिछले 6-7-8 महीनों से लगातार डाटा के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि अब आप लोगों के पास टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए अपनी पोजीशंस को। अच्छे शेयर्स जो हैं, जो मैंने अभी सेक्टर्स बताए, अगर उनमें आपके पास पोजीशंस हैं, रियल एस्टेट, एंसिलरीज, बैंक्स और इवन आईटी, क्योंकि आईटी में भी रिवाइवल के संकेत हैं, आईटी का भी जो है मार्जिन इम्प्रूव करेगा आने वाले क्वार्टरों में, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड स्टैग्नेंट होनी चाहिए और बॉन्ड यील्ड एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जानी चाहिए, वहाँ से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। और रुपया का जो है डेप्रिसिएशन हुआ है, रुपये के डेप्रिसिएशन से उनके जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे फ़र्क करेंगी। इवन रूरल सेक्टर से जो अपनी एफएमसीजी कंपनीज डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चल रही हैं पिछले 2-3 सालों से, वहाँ पे रिवाइवल आएगा आने वाले क्वार्टरों में। तो अगर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों में अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी और जिसमें आप लॉस लेके बैठे हुए हो, कि आपको लॉस दिख रहा है आपके पोर्टफोलियो में, उनमें आप एवरेज आउट कर सकते हो। एवरेज आउट करने के भी तरीके होते हैं, चार्ट पे देख के कीजिएगा कि जो चीज़ ओवरसोल्ड जोन में चल रही है, वीकली आरएसआई देख लीजिए। और जैसे काफ़ी सारे शेयर्स तो अभी 200 डीएमए के नीचे चल रहे हैं, इवन कुछ शेयर्स तो वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। कंपनियां अच्छी हैं और सेक्टर ग्रोथ आपको मैंने बता दी कि किन किन सेक्टरों में आने वाले 2-3 साल में आ सकती है। और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन अभी मैं केवल इकोनॉमी, जो डायरेक्ट इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उन सेक्टर्स को मैंने बताया है। कभी रिसेशन का खतरा लगेगा तो फिर से वीडियो बना देंगे एक, अभी तक तो नहीं लग रहा है मुझे। आप लोगों को लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार जस्ट बैंक निफ्टी आपके साथ क्लियर कर दूं। अब आप ये बार बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने अपना वो 60% रिट्रेसमेंट जो जोन था ना, जो जून वाले डिप से, ये जो है देखो, ये बड़ी सी कैंडल दिख रही है, ये वाली बैंक की बड़ी सी कैंडल जो जून इलेक्शन डे रिजल्ट वाले दिन आई थी, वहां से इस हाई को ये हाई बनाया और यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया था, अभी भी दिया हुआ है इसने ब्रेकडाउन, और इस लाइन के ऊपर इसे आना जरूरी है वैसे बैंक निफ्टी को, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिन ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करे, कुछ दिन कुछ हफ्ते, और फिर यहाँ पे जंप आए, या फिर ये एक थ्रू आउट एक जर्नी रहेगी इसकी, ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हो जाएगी इसकी, ये वाली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी है इसी को मैं लोअर ट्रैजेक्टरी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेस केस सिनेरियो तो बोल रहा है कि मतलब बॉटम लग गया है। अब वो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मेरा बेस केस सिनेरियो बोल रहा है बॉटम लग गया है कल 13 जैन को, क्योंकि उस वक्त पैनिक बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सारे डाटा मैंने बताया कि बॉन्ड यील्ड पिक आउट हो सकती हैं और एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बहुत डेट्रॉइट हैं और डिटोरेशन है वहाँ पर, और मतलब शॉर्ट्स बहुत हैवीली खड़े हैं, और ये हमारा वीकली 50
ये देखो, हाँ मैं यहाँ बोल रहा था, ये वीकली 100 मूविंग एवरेज है जो समवेयर अराउंड 47,200 150 पे आता है। कल का जो लो था 47,900 था, तो हार्डली 1 से 2% का फॉल और बचा है। सेम विद निफ्टी कि कल का लो 23,050 था, मैं आपको 23,850 का एक लेवल बोल रहा हूँ, और मैक्स टू मैक्स 23,600 का एक लेवल बोल रहा हूँ। तो हार्डली ही 2% का करेक्शन निफ्टी में कल के लो से बचा है, और बैंक निफ्टी में 1 से 1.5% का करेक्शन कल के लो से बचा है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा ही होने वाला है, ये तो शेयर मार्केट में बोलना बहुत गलत होता है। हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही वर्क कर सकते हैं, उतनी ही ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कोई ये बोल दे कि भैया। और ये एक और चीज़ कल अच्छी हुई कि जो मंथ, हाँ यहाँ मैं आपको बता रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बताया कि मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे मंथली मूविंग एवरेज आ रही है 20 मूविंग एवरेज, मंथली 20 मूविंग एवरेज जो 48,165 पे आ रही है। यहाँ मैं बोल रहा था कि ये जो आप देख रहे हो कि तो कल का लो भी लगभग कल का लो उसके नीचे गया था, अभी हम लेकिन उसके ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इसको बचा ले, एकदम से नहीं तोड़ेगा। अब 12.5% समथिंग हम ऑलरेडी करेक्ट हैं, 20% तक मार्केट तभी फिसलता है जब या तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा खतरा आगे कुछ दिख रहा है, मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मार्केट तभी फिसलता है, वैसे 12 का 14 हो सकता है, 15% जा सकता है, पर 20% बहुत तभी जाता है मार्केट, या तो मार्केट को वर्ल्ड वाइड कुछ क्राइसिस दिख रहा हो, कुछ बड़ा दिख रहा हो, या फिर मार्केट से मेरा मतलब है बड़े पार्टिसिपेंट्स, बड़े लोगों को, या फिर आने वाले ये वाला क्वार्टर अगर मान लो खराब होता है और आने वाला क्वार्टर भी फिर से खराब होता है, तो ईपीएस पे अपना जो है निफ्टी की वैल्यूएशन चलती है। जो अगस्त में जब मैं कह रहा था, एक्चुअली लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो 2020, 2022, 2023, 24 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें ईपीएस 983 आया था, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस अगले साल की ज़्यादा थी। 15% CAGR, 10 to 15% CAGR मार्केट देता है ईपीएस पर, तो उसके हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, पर लास्ट क्वार्टर जब खराब हो गया तो मार्केट ने अपनी एक्सपेक्टेशंस गिरा दी, तो वो जो ईपीएस है अब 7% का ही जंप लेगा वहाँ से 983 से, तो वो समवेयर अराउंड 1050 पे आता है। तो 1050 के ईपीएस के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूएशन 22 to 21 जो हमारी फेयर वैल्यूएशन है वो 20.5 के मल्टीपल पे ही दी जाती है। फेयर वैल्यूएशन ओवर जाती हैं, बिलो भी जाती हैं, लेकिन फेयर वैल्यूएशन 2025, तो 1050 मल्टीप्लाई बाई 20.5 की इस साल की है। इस साल से आगे वाले साल की एक साल प्रीमियम पहले देता है मार्केट चीज़ों को, तो वही चीज़ 1050 पे 10% का अगर हम ग्रोथ माने भी, तो वो समवेयर अराउंड आती है हमारी 1155 का ईपीएस आता है। मार्केट 1155 से 1200 का ईपीएस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का लेके चल रहा है, 25-26 फाइनेंशियल ईयर का लेके चल रहा है। तो वहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं 20.5 से, तो भी वैल्यूएशन वाइज वो 23,800 निकल कर आती है उसकी वैल्यू, तो अगले फाइनेंशियल ईयर की। तो फेयर वैल्यू के आसपास ही मार्केट चल रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो वैसे वैसे वो ईपीएस भी रिवाइज करते हैं। जैसे अभी एक डाटा आपके साथ और शेयर करता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने जो जीडीपी का रिवाइज फर्स्ट एस्टिमेट डाला है इस साल का, जो 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर का इस साल का जो फर्स्ट एस्टिमेट अभी आया था 10 जनवरी के आसपास आया था, जिसमें उन्होंने डिक्रीज करके फर्स्ट एस्टिमेट दिया 6.4। एक डाटा और आपके साथ शेयर करता हूँ, पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो फर्स्ट एस्टिमेट से फाइनल तक जब हम पहुंचते हैं, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, अब टाइमली रिलीज करेगी क्योंकि मार्च एंड आएगा, मार्च के बाद फिर अप्रैल या मार्च में ही वो फाइनल डाटा रिलीज होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन तब तक और दो बार मार्केट जो है फाइनल एस्टिमेशन में वो रिवाइज होती हैं चीज़ें। तो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो गवर्नमेंट का फर्स्ट एस्टिमेट आता है जीडीपी को लेकर करंट फाइनेंशियल ईयर में को लेकर, वो उससे ऊपर ही आया है फाइनल वाला जो डाटा है। तो अगर 6.4 अभी गवर्नमेंट लेके चल रही है, फर्स्ट एस्टिमेट में 6.4 जीडीपी नंबर्स लेके चल रही है करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड को मैं मानूं तो इससे ऊपर ही आने वाला है फाइनल एस्टिमेट। वो आएगा या नहीं आएगा, हम 8 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें 8 सालों में से 2 साल ऐसे गए हैं जहां पे 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है कि अगर गवर्नमेंट ने 6.4 माना है तो 7.4 निकल कर आई है फाइनल जीडीपी नंबर्स। तो फाइनल जीडीपी नंबर्स तो आई थिंक अप्रैल एंड में ही आएंगे,
तो वहां तक जो है रिवीजन और होगा इन डाटा में। तो अगर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हम मान के चलें कि पिछले 8 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को माने, 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं जिसमें कोविड का फेस को मतलब वो सब कुछ ही आ गया, उससे पहले से ही वो डाटा चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसमें अनइवन चीज़ें नहीं इंक्लूड हुई होंगी। तो वो सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आने वाले क्वार्टर जीडीपी वाइज अच्छे होने वाले हैं। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा सस्ते दाम पे शेयर्स मिल रहे हैं और उन सेक्टरों में आप पैसा घुसा सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो एक ये डाटा आपके साथ शेयर करना था, और एक मुझे शेयर करना था कि जो आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स क्या कर रहा है एक्चुअली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देखोगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट को देके खड़ा है, और उसके बाद से ये पिछले 5-3 ये जो आप देख रहे हो ये जोन है, उसका कंसोलिडेशन जोन है, और ये लेवल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये लेवल 42,700 इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। फ्लैग आप ये इजीली वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके आप देख पा रहे होंगे। ये फिर इसने जो है ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर। इसने ये वाला जोन जो है इसका ब्रेकआउट जोन है, जो समवेयर अराउंड 43,000, जो इसका ये हाई लगा था, ये लगा था 43,300, 43,650 इसका हाई लगा था। तो 43,650, हाँ, वो उसका ब्रेकआउट जोन था। तो पिछले 7 हफ्तों से जो है ये वहीं ट्रैवल कर रहा है। उस ब्रेकआउट को देने के बाद रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस होकर वहीं ट्रैवल कर रहा है। तो जब तक अब ये वीकली 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और इस लाइन मेजर ये लाइन है, आप ये देख लो, ये डिप आई और फिर देन ये डिप आई, फिर ये जो लाइन है ये एक क्रूशल, ये जो मैंने बोल्ड की अभी, ये एक क्रूशल सपोर्ट के तौर पे काम करनी चाहिए आने वाले दिनों में, जिसका जो मैक्स टू मैक्स लेवल निकल कर आ रहा है वो, क्योंकि अभी तो ये हल्का हफ्ता निकल जाएगा, तो आगे चल कर 42,000 समथिंग का वो एक अमाउंट, वो प्राइस निकल कर आता है उसका। जब तक वो लेवल बचा हुआ है मार्केट में, तब तक घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। उसके बाद फिर अपन क्योंकि फिर 42,000 ब्रेक हुआ था, फिर वो 50 डीएमए के मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा वीकली, जो कुछ ज़्यादा ही नीचे है, उसमें 10% का करेक्शन है। फिर उसके बाद तो लगभग हाँ 6 to 7% का वहाँ पे गैप आ जाएगा। फिर अभी हम बेस के सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये हमारी अपवर्ड ट्रेंड लाइन है और चैनल में चल रहा है, इसको ऐसा मान सकते हैं हम। अगर ये चैनल में ही चलेगा, ये एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये यहाँ से आ रही है इवन, तो इस चैनल का जो अपवर्ड जोन है, तो मतलब अभी निफ्टी आईटी लगभग 47,000 तक जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, जो यहाँ से लगभग 8 to 9% का जंप है। तो आप सोच लीजिएगा कि आपके शेयर्स कितना भाग सकते हैं। तो निफ्टी आईटी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 7 हफ्तों से। बॉन्ड यील्ड इवन ऊपर जाने के बावजूद भी निफ्टी आईटी नहीं गिरा। ये सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना निफ्टी आईटी के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी समझ लीजिए कि बॉन्ड यील्ड जब ऊपर जाती है तो निफ्टी आईटी के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। वही चीज़ होती है जब भी जैसे रुपया गिरता है तो वो बैंकों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, तो आईटी के लिए अच्छा फायदा करता है, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अच्छा फायदा करता है, रुपया गिरता है तो इसीलिए बैंक्स प्रेशर में भी थे। तो हो सकता है कि रुपया भी अब यहाँ आकर स्टेबल हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ आकर स्टेबल हो जाए। उसका मतलब ये नहीं कि आईटी गिर जाएगा, आईटी का फिर देन यूएस मार्केट से और अपने रिजल्ट्स के से चलेगा, क्योंकि आईटी के लिए मार्च क्वार्टर काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर उनके लिए प्रेशर में रहता है, लेकिन मार्च क्वार्टर उनके लिए अच्छा जाता है, और उससे अगला क्वार्टर भी उनके लिए अच्छा जाता है। तो आने वाले दो क्वार्टर आईटी के लिए अच्छे हैं, और आईटी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है।
आप ये वीकली है और ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में है, ये 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर चल रहा है, उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जो है इसमें आईटी सेक्टर में भी एक ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि मार्च क्वार्टर इनके लिए अच्छा जाता है, काफ़ी अच्छा जाता है, दिसंबर क्वार्टर में प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर की मार झेलते हुए भी, क्योंकि मोस्टली एचसीएल ने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, आज गिर गया है 10% के करीब। टीसीएस ने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, टीसीएस की कमेंट्री पॉजिटिव थी, एचसीएल की कमेंट्री भी पॉजिटिव है। तो ये सेक्टर आपको अपने निफ्टी को बचा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और देन हम एक बार बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की। अब यूएस मार्केट को आप देखोगे, इसे में आप देखो ये यूएस मार्केट है अपना डाउ जोन का चार्ट है। डाउ जोन को चार्ट ये देख रहे हो आप, लगभग 23 सितंबर 24 मतलब सितंबर 24 से लेकर ये कि इस जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब तक कल भी क्या हुआ कि कल भी उसने उस जोन के लोअर लेवल को टच किया, परसों भी उसने लोअर लेवल को टच किया और वहां पे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 1-2 दिन में लो बच जाता है यहाँ वाला, वैसे तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स इसका जो 200 डीएमए आ रहा है वो समवेयर अराउंड 40, ये देख रहे हो ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू नंबर है, ये ब्लू नंबर इसका 200 डीएमए है। 200 डीएमए इसका आ रहा है 40,940 पर। कल का लो इसका लगा है 41,800 का। तो यहाँ पे भी 2% का फॉल 200 डीएमए तक का आ रहा है। और फिर यहाँ तो इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ तो इसने इसको ब्रेकआउट दिया था, जब या तो इस ब्रेकआउट को फिर से रिटेस्ट करेगा वो ब्रेकआउट और आने वाले दिनों में 200 डीएमए ऊपर उठ कर आएगी, तो वो लेवल सेम निकल कर आ रहा है। तो हार्डली वहाँ पे भी 2% का ही एक फॉल बचा है। वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि बियर ट्रैप सिचुएशन बन जाए, क्योंकि कल जैसे परसों की मारूबोजी की कैंडल थी, रेड मारूबोजी थी, कल ग्रीन मारूबोजी बनी है। और अगर आज और कल में अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है इस लेवल को, तो ये जो फॉल चल रहा है, ये जो जैसे ही ये अपना 20 डीएमए के ऊपर आता है, 42,900 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो ये इस लेवल का जो है बियर ट्रैप सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। ये भी एक अपने दूसरे हाई की तरफ फिर आगे मूव करेगा, क्योंकि इसने ये जो फॉल था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो ये था डाउ का चार्ट। देन ये हमारा है S&P 500, जिसने वैसे तो देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है। अब इस ब्रेकडाउन को वैसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे इसने गैप छोड़ा था, तो ये गैप फिल थ्योरी वर्क करी है, गैप फिल करने आया ही है मार्केट, और कल इसने इस गैप को फिल कर दिया है। तो 1-2 दिन देखते हैं कि ये वापस इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर निकल कर आ जाता है तो ये रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से ये बियर ट्रैप सिचुएशन बन जाएगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ के आईटी इंडेक्स में हो रहा है। आईटी इंडेक्स ने भी कल क्या किया कि ये जो चैनल चल रही थी, इस चैनल के नीचे गया, फिर वापस से रिकवर कर गया ये चीज़। अब ये अगर यहाँ से वापस अपने 50 डीएमए को रीगेन कर लेता है आज या कल में, यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड का वो जो 50 बेसिस पॉइंट का जो प्रीमियम दिया गया है वो जैसे ही डिक्रीज होना शुरू करेगा, तो वहाँ का नैस्डैक भी भागेगा। और वहाँ पे ईपीएस मतलब वहाँ पे एक्चुअली में जो रिजल्ट सीजन है उसकी थोड़ा सा, जैसे जो उनका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट सीजन था, वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिवली लेके चल रहे थे रिजल्ट एस्टिमेट्स, बट वहाँ पे सरप्राइज मिला, पॉजिटिवली सरप्राइज मिला। सेम इस क्वार्टर में भी वो लेके चल रहे हैं। जैसे अगर उनका रिजल्ट सीजन थोड़े से बेटर हो गए आईटी सेक्टर को लेकर, तो वहाँ पे ये फिर से उस चैनल के हायर एंड पे एक बार जा सकता है, और फिर ये आप यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न बनेगा, और ये फ्लैग पैटर्न बहुत तगड़ा इसको ब्रेकआउट दे सकता है, जो इसको और 10% की रैली करा सकता है, इस हायर जोन पे लेके जा सकता है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इतना खतरा बन सकता है। तो वहाँ भी नैस्डैक को लेकर अगर बॉन्ड यील्ड ने जो 50 बेसिस पॉइंट का जो गैप जंप प्रीमियम दिया हुआ है, वो वहाँ पे अगर डिक्रीज होना शुरू होता है, तो वहाँ पे नैस्डैक में भी बहुत तगड़ा जंप आ सकता है। तो नैस्डैक इंडेक्स में जंप आएगा तो वो भी हमारे आईटी सेक्टर के लिए फायदेमंद रहता है। और नैस्डैक भी एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा है। अगर मैं ये आप देख रहे हो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन थी, यहाँ पे इसने इसको वैसे तो ब्रेकडाउन दिया था कल, लेकिन वहाँ से उसने वापस रिवर्स करके रीगेन कर लिया है। और अगर ये आज और कल में वापस से रीगेन कर लेता है अपना 19,400 वाला लेवल, तो फिर ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को टच करने जाएगा जो 19,800 के आसपास आता है।
जैसे ही ये लेवल को ब्रेक आउट देगा तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जो इसको और 10% का मूव खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बॉन्ड यील्ड का गिरना जरूरी है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भागती कब है, या तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बम्पर तरीके से शूट करें, और जहाँ पे बॉन्ड मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, जो बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको लगे कि इन्फ्लेशन तो फिर अब डेफिनेटली बहुत बम्पर तरीके से जा रहा है, तो हायर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वो फिर तो रिसेशन का खतरा बन जाएगा। इन शॉर्ट वो है, अगर बॉन्ड यील्ड ने 5 क्रॉस किया, बॉन्ड यील्ड टुवर्ड 6 की तरफ जाने लग गई, तो एक बहुत अलग सिनेरियो से फिर हमें फिर सोचना पड़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि फिर हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट रेट जो 1991 1998 में हुआ था, वो चीज़ के रिपीट होने के चांसेस बनने लग जाएंगे फिर, लेकिन वो अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ सिनेरियो फिलहाल नहीं लग रहा है कि इस स्पीडली जो है इन्फ्लेशन शूट अप करेगी वापस से। ऐसा ट्रम्प गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी। पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इन्फ्लेशन जो है शूट अप करे, बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ दें चीज़ें, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। तो ये आप देख रहे हो, इसमें भी ये फ्लैग पैटर्न ही बन रहा है। जैसे अपने आईटी में फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पे नैस्डैक में भी ये ब्लैक लाइन, फिर देन ये एक फ्लैग पैटर्न है। हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए एक बार को 18,700 तक, ठीक है। वीकली चार्ट में भी जो 20 वीक मूविंग एवरेज है वो भी 18,700 पे आती है नैस्डैक में। तो प्रोबेबिलिटी है कल का लो 18,830 का था, 13th ऑफ जैन का लो, तो 18,750 18,700 पॉसिबिलिटी है कि एक बार को आ जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे के खड़ा है नैस्डैक इंडेक्स भी वहाँ पे। तो जब भी चीज़ कोई फेलियर कब होगा, जब बहुत कुछ बुरा होने वाला होगा, तो इन चीज़ों का फेलियर हो जाएगा, जो कोई भी नहीं बता सकता है। जब वो फेलियर होगा तभी पता लगेगा, लेकिन फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो ब्रेकआउट दे के खड़ा है। यहाँ इसने देखा था, आपने टॉप आउट किया था, बहुत बुरी तरह से सेल ऑफ आया था यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये जोन में बहुत बुरी तरह से सेल ऑफ आया था। फिर यहाँ पे ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते इसने उसको टच किया, उस हाई को, प्रीवियस हाई को, और कंसोलिडेट करके वहाँ पे सेल ऑफ आ रहा था। लेकिन सेल ऑफ होने के बाद उसने 1 हफ्ते में ही 6% का जंप देके उसको ब्रेकआउट दिया था। फिर अगले हफ्ते उसमें फॉल आया, रिट्रेस हुआ, और फिर से वापस जंप दिया। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो यहाँ पे ऑलरेडी ही बेयर ट्रैप हो रखे हैं। तो 18,700 इजीली नहीं तोड़ना चाहिए नैस्डैक को, क्योंकि अगर ये 18,650 का लेवल अगर टूटता है तो वो बियर अपने आप को, जो फंसे पड़े हैं, वो अपने आप को ग्रिप लेना शुरू कर देंगे। तो वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वो जो बेयर ट्रैप सिचुएशन फिर से बन जाए, और ये जो फ्लैग पैटर्न के हायर एंड पे जाए, और हायर एंड को अगर ब्रेकआउट दे दिया, फिर तो आप ये चैनल देख रहे हो, नीचे की ग्रीन लाइन ये वाली, और ये ऊपर की ब्लैक लाइन, ये चैनल का इतना तगड़ा विड्थ है कि ये चैनल, आप ये देखो, दिसंबर 2022 से चलती हुई आ रही है नैस्डैक में वो चैनल। ऊपर की ब्लैक लाइन, नीचे भी मैं इस लाइन को ब्लैक कर देता हूं। ये बहुत नीचे से पीछे से चलती हुई है, दिसंबर 2022 से चलती हुई आ रही है। तो पहला लेवल तो 18,650 का ही है नैस्डैक में सपोर्ट का, तो कल का लो तो 18,830 का ही है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट दे ये देगा तो अपना नैस्डैक भी देगा, तो 10% की रैली नैस्डैक में भी पॉसिबल है, तो अपने निफ्टी में भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा 10% की पॉसिबल है, पर वापस से निफ्टी एक बार को 24,200 24,250 इजीली जा सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है 25,000 की। पर मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पैसा डालने का मौका आ गया है। अपनी एसआईपी अगर आप लोग कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी साइजिंग थोड़ा सा कोशिश करो कि बढ़ा दो। जब मार्केट पीक आउट करता है ना, जब मार्केट बहुत पीक पे होता है ना, वैल्यूएशन वाइज पीक पे होता है, जब मार्केट 25,500 चल रहा था ना अगस्त में, तो उस वक्त में उसका पी लगभग 24 और 25 के पी पे चल रहा था वो मार्केट। उस वक्त में अपनी एसआईपी को स्लो डाउन करने की प्रोसेस में आ जाया करो। जब पी वाइज फेयर वैल्यू पे आ जाए 20 टाइम्स 21 टाइम्स 20.5 टाइम्स, तब अपनी एसआईपी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाया करो। जैसे ही वो 20 के पास आ जाए तो थोड़ा और बढ़ा दो। अगर इफ इनकेस 18-19 मिल गया, जो बियर केस सिनेरियो होता है जहां पर 18-17 हार्डली ही जाती हैं जब कोई खतरनाक सिचुएशन बनती है,
तभी जाती हैं, तब थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा पंप कर दिया करो। तो वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको फ़ायदा देगी, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में भी फ़ायदा देगी, आपकी NAV पॉपअप होने में भी, आपकी NAV बाकी लोगों से जल्दी पॉपअप कर जाएंगे, क्योंकि आप जो है डिप बाय कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड में। तो अभी इवन म्यूचुअल फंड में भी आपको जो है नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा होगा। तो ये जो टाइम है, ये टाइम है आपकी NAV में बूस्टअप लाने का, कि आपकी NAV कैसे बूस्टअप करेगी, आप मतलब आपकी एवरेजिंग नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो चीज़ आप करो। अब टाइम आ गया थोड़ा सा पैसा पंप करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा अमाउंट एक साथ लगा दो, लेकिन धीरे धीरे आप लगाना अब शुरू कर सकते हो, वो चीज़ है। तो इन शॉर्ट मुझे ये ही आपके साथ क्लियर करना था कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, डाटा क्या बोल रहे हैं, डाटा से कैसे एनालिसिस निकाली जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जज कर पाएंगे मेरी एनालिसिस को, मेरी मेहनत को, और सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से। फैमिली में शामिल हो जाइए। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन इतना सब कुछ बोलना था तो बताना था, तो बनी जाती है लंबी। और कुछ और पूछना हो तो कोई और शेयर के बारे में मैं ऐसी चार्ट एनालिसिस लाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड चार्ट एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं मार्केट एक्सपर्ट हूँ। मतलब मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी ऐसा। आप लोग अपनी समझ से लगाइएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिएगा और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिएगा। जस्ट मुझे ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी थी, बतानी थी कि क्या मुझे दिख रहा है, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या मेरी नॉलेज है, वो सब कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना था, ताकि आप लोगों को कुछ हद तक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से सोचना चाहिए शेयर मार्केट में और किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए शेयर मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हेल्प हुई होगी। और फैमिली में शामिल हो जाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में, हर जगह ये वीडियो को ना फैला दो। और टाइम है, अब फैला दो, जल्द से जल्द फैला दो और फैमिली में शामिल हो जाइए, वरुण's लाइफ का पार्ट बनिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।